हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केमिस्ट्री में 12th क्लास के लिए यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड क्या होता है उसका इंट्रोड्यूस मैंने आपको दिया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कैसे आप पता करेंगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सेल जो होता है उसका मैकेनिज़्म क्या होता है, आज अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसको कैसे बनाया जाता है, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है उसको समझेंगे। फिर मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ सिखाऊंगा जिससे आप ये पता कर सकते हो कि अगर आपको कोई दो मेटल है वो दिया हुआ है, उनका इलेक्ट्रोड आपको लेना है और आपको सेल बनाना है। एग्जाम में ऐसा पूछा गया कि दो मेटल आपको दिया गया, आपको उनसे सेल बनाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनमें से कौन से मेटल का जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगा और वो कौन सा है जो कैथोड का काम करेगा। तो ये सब समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी समझना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोड जो होता है उसका पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको अपन कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रोड विभव जो होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है इनको अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन सेल का मैकेनिज्म समझेंगे। तो आज अपन जो सेल पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हिंदी में अगर बात करें तो उसको कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। मैंने आप लोगों से कहा था सेल दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या हिंदी में कहें इसको तो विद्युत रासायनिक सेल होता है। ये विद्युत रासायनिक सेल जो होता है ये क्या होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी होता है उसको अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म है उसको अपन कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल जो होता है ये किस तरीके से काम करता है, सेल कैसे बनाया जाता है उसकी अपन बात करते हैं। तो एग्जाम्पल अपन समझेंगे डेनियल सेल का। गैल्वेनिक सेल भी जिसको कहा जाता है उसको डेनियल सेल भी कहा जाता है। उस सेल की बात करने वाले हैं। उस सेल में एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो जिंक का होता है और एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो कॉपर का होता है। ठीक है, ये दो मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें से एक जो होता है वो एनोड का काम करता है और एक होता है कैथोड का काम करता है। तो अब यही समझना ज़रूरी है कि कौन यहाँ पर एनोड का काम करेगा, कौन कैथोड का काम करेगा। तो अभी तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर कौन एनोड का और कौन कैथोड का काम करेगा, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा एक सीरीज जिससे आप पता कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इलेक्ट्रोड आधा सेल बनाना सिखाऊंगा, फिर दोनों को जॉइंट करके पूरा एक अपन कंप्लीट सेल बनाना सीखेंगे। उसका केमिकल रिएक्शन भी सीखेंगे और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी रिएक्शंस को, पूरे सेल की रिएक्शन को, वो भी अपन सीखने वाले हैं। और किस बेसिस पर, है ना, किस सिद्धांत पर आपका सेल वर्क करता है वो भी अपने को समझना है। तो चलिए सेल बनाना सीखते हैं। सबसे पहले अपने को जिस भी मेटल का सेल बनाना होता है, सपोज मान लो कि आपको जिंक इलेक्ट्रोड का सेल बनाना है, तो जिंक का मेटल का जब आपको सेल बनाना होगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जिंक जो है इसका आप क्या करेंगे, एक रोड ले लेंगे। तो मैंने ये जिंक का रोड ले लिया, तो ये रोड जो है ये काय का हो गया, जिंक की छड़ हो गई। ठीक है, इस छड़ को आपको क्या करना है, एक बीकर के अंदर ले लेना है। तो ये अपन ने ले लिया यहाँ पर एक बीकर। अब आपको क्या करना है कि यदि आपका जो छड़ है वो जिंक का है, ये Zn का आपके पास छड़ है, तो आप क्या करें, इस बीकर के अंदर आपको एक सोल्ट लेना पड़ेगा। तो वो सोल्ट आप क्या करेंगे, आपने अगर जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है तो इसी का कोई सोल्ट आप यूज़ कर लें। तो जिंक का सोल्ट अपने पास बहुत सारे हैं, ZnSO4 आपके पास है ना, जिंक सल्फेट है, ZnCl2 है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी सोल्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो है ZnSO4 जो है वो फिल कर दिया है। तो ये आपको एक तरीका आना चाहिए कि इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सेल का एक अर्ध सेल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मान लो आपको जिस भी मेटल का आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड लेना है, तो वो मेटल का आप रोड ले लें और उसी का सोल्ट जो है उस बीकर के अंदर आप फिल कर दें। तो ये आपका हाफ सेल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से अपन इसको दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक और अपन बना लेते हैं। यहाँ पर अपन एक बीकर और ले लेते हैं, एक बीकर और मैंने ले लिया। अब यहाँ पर मैं कॉपर का मुझे दूसरा लेना है, तो ये मैंने कॉपर का छड़ ले लिया। ये हो गया आपका कॉपर का छड़। तो अब मैं यहाँ जो सॉल्यूशन भरने वाला हूँ उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन होता है ये आयोनिक होता है, इसीलिए अपन यहाँ पर सॉल्ट ले रहे हैं। सॉल्ट जो होता है वो आसानी से आयंस बनाता है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पर भी अपन क्या करने वाले हैं, सॉल्ट लेने वाले। तो ये जो छड़ है आपका ये काय का है, कॉपर का। तो यहाँ जो मैं सॉल्यूशन लेने वाला हूँ, जो आयोनिक सॉल्यूशन लेने वाला हूँ, वो मैं काय का लेता हूँ, कॉपर सल्फेट का ले लेता हूँ, CuSO4 ले लेता हूँ। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है उसी का अपन क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया कॉपर सल्फेट, यहाँ अपन ने
कॉपर सल्फेट इसमें ले लिया। अब जब तक आपका सेल काम नहीं करेगा, जब तक कि अपन इन दोनों को क्या करने वाले हैं, कनेक्ट नहीं करने वाले हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक तार से इनको, ऐसा तार जो वोल्ट मीटर से होते हुए जा रहा है, ताकि अपन यहाँ पर जितना भी वोल्टेज का आपका जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाला वो अपने को यहाँ पता चल जाए, और इनको अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो एक काम तो आपका ये हो गया कि मैंने यहाँ पर जो सेल था, एक इलेक्ट्रोड मैंने जिंक का बना दिया, एक मैंने काय का बना दिया, कॉपर का। याद रखेंगे कि अगर मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है, मैंने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया है, और जब मुझे कॉपर का बनाना था मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया है। अब ये इलेक्ट्रोड तो कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन इनका जो सोल्यूशन है, जिसको अपन विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, इसका कनेक्शन अभी नहीं हुआ है। मतलब अभी सेल जो है, इसका परिपथ की अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको अपन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक और जो वर्ड यूज़ होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आपको काम आने वाला है, वो है सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर इनका जो सॉल्यूशन है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया जाता है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसकी अगर बात करें तो सॉल्ट ब्रिज जो होता है, ये एक कांच की ट्यूब होती है, उल्टे यू के आकार की, उल्टे यू के आकार की यहाँ पर कांच की एक ट्यूब है, इसको अपन सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये इन दोनों को कनेक्ट करती है, लेकिन डायरेक्टली बस उल्टे यू के आकार की ट्यूब लेके रख देने से आपका सॉल्ट ब्रिज नहीं बनेगा। नाम रखा है अपन ने सॉल्ट और ब्रिज। ब्रिज तो इसलिए रखा कि ये इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन अपन ने कहा कि सॉल्ट ब्रिज, तो ये जो आपका ब्रिज होता है, इसके अंदर अपन एक सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने यहाँ पर लिया KCl, पोटेशियम क्लोराइड मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा अगर का पेस्ट मिला जाता है, ये कार्बनिक कंपाउंड है, अगर कहा जाता है, इसका नाम है, ठीक है। ये इसलिए लिया जाता है कि ये यहाँ पर ये जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है, इसका सॉल्यूशन जब बनाओगे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो जैसे ही आप इसके अंदर फिल करोगे, जैसे इसको उल्टा करोगे तो सारा निकल जाएगा। तो इसको पेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा कार्बनिक कंपाउंड अगर मिला दिया जाता है, और यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया जाता है, ताकि इस ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट भरा हुआ रहे वो निकल के इस सॉल्यूशन के अंदर ना मिले। तो फिर इसका मतलब क्या है, जब इसमें मिलाना नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी जब मैकेनिज्म समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये आपका जो मैं बताऊँ आपको कि विद्युत रासायनिक सेल में जो आपका गैल्वेनिक सेल है, या जिसको अपन डैनियल सेल कहते हैं, वो आपका कंप्लीट यहाँ पर बन गया है। इसको मॉडर्न तरीके से मॉडिफाई भी किया गया है। आजकल इसको इस तरीके से अलग अलग 2 बीकर लेके इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज लेके नहीं बनाया जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक और इसका जो मॉडर्न जो इसका मॉडल है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो कैसे बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको इसका मैकेनिज्म समझ में आने वाला है। तो यहाँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। ये मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड बनाया, दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ बनाया, दोनों को एक वायर से वोल्टमीटर से होते हुए मैंने कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों का जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट से, इनको कनेक्ट करने के लिए मैंने इनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब ये सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करेगा उसको मैं आपको बताऊँगा, लेकिन बनाया कैसे उसको समझ लें। एक उल्टे यू के आकार का एक कांच का ट्यूब लिया, इसके अंदर मैंने KCl भर दिया, कोई भी अपन सॉल्ट ले सकते हैं, मैंने पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, और इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने इसमें एक कार्बनिक कंपाउंड अगर इसके अंदर मिला दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों इसके जो मुंह हैं, इनको मैंने कॉटन प्लग से बंद कर दी, कॉटन प्लग मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनमें मैंने कहा था एक एनोड का काम करेगा, एक कैथोड का काम करेगा। और कल मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है कि जो एनोड होता है वो क्या होता है, कैथोड जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसके लिए समझना ज़रूरी ये है कि यहाँ पर जो 2 मेटल आपने लिया है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा मेटल ऐसा है जो आसानी से जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो आपका एनोड का काम करेगा। और ऐसा कौन सा मेटल है जिसका आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मेटल का आयन ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कोई भी मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं, मतलब गेन नहीं करता है ना। हर जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। तो एक तरफ जो है एक इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो वो हाईली पॉजिटिव मेटल होगी। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो 2 मेटल है, इनमें से कौन सी मेटल ऐसी है जो हाईली पॉजिटिव है, जो बहुत आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसको आप कैसे देखोगे तो एक मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताने वाला हूँ। उस सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर आती है उस सीरीज में, वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है। मतलब समझ जाओ कि उस सीरीज में जो ऊपर आ रही है वो उस पर ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड का काम करेगी। उस सीरीज में जो नीचे आएगी
उस पर रिडक्शन होगा और वो कैथोड का काम करेगी। अभी मैं सिखाऊंगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं यहाँ पर बता दूँ कि जिंक जो है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है। तो ये जिंक क्या करेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी और 2+ बनाएगी और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। मतलब जिंक ऐसा करने वाला है। तो सीधी सी बात है, जिंक जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इस टाइप का रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो इसको अपन कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मैंने कहा कि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ 0 है और यहाँ 2+ हो गया है। मतलब ये जिंक का था। देखो ये अपन जिंक का छड़ लिया था, इसमें ZnSO4 मिलाया था। मतलब ये क्या करने वाला है कि सबसे पहले तो आप इसके अंदर जब सॉल्ट मिलाते हो तो ये सॉल्ट जो होता है Zn2+ और SO4 2- के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर ये जिंक का जो रोल है ये क्या कर रहा है कि जिंक जो है वो 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर रहा है। तो बात को ध्यान से समझना, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जितना भी ZnSO4 है वो सारा क्या बना रहा है, Zn2+ बना रहा है और SO4 2- बना रहा है। समझ रहे हो ना बात को। और ये Zn2+ जो बन रहा है ये सारा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इससे होते हुए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके कहाँ जाने वाले, इधर आने वाले हैं। बात को ध्यान से समझना। इस मेटल ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इस इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ सॉल्यूशन के अंदर क्या बनेगा, Cu2+ और SO4 2-। ये तो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा ही सही। बट ये जो आपका मेटल दिख रहा है, यहाँ पर मेटल का जो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, ये जो Cu2+ है, ये Cu2+ मूव करेगा। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Cu2+। ये Cu2+ इस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। यहाँ पर Zn2+ इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर रहा था। यहाँ पर Zn2+ ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड से होते हुए जा रहे हैं और यहाँ से इधर जा रहे हैं। और यहाँ पर ये Cu2+ जो है इस इलेक्ट्रोड के पास आएगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब यहाँ पर रिएक्शन होगा, ये Cu2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना देगा, Cu बना देगा। मतलब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मतलब सीधी सी बात है कि ये आपका बन गया कैथोड, ठीक है, और ये आपका बन गया एनोड। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जहाँ पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, Zn2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर Zn2+ का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बात को ध्यान से समझना, Zn2+ बन रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है, ये Cu2+ जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, Cu तो न्यूट्रल होता जा रहा है। यहाँ पर SO4 2- का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। SO4 2- का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पर Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके अंदर जो आयंस हैं उनका इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो सेल थोड़ी देर तो काम करेगा, उसके बाद काम करना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार Zn2+ की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर SO4 2- का कंसंट्रेशन जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि Cu2+ तो न्यूट्रल होता जा रहा है। तो SO4 2- का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ये सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। अब बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर ये Cu2+ जो है इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, Cu में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ कंसंट्रेशन का बढ़ा, माइनस चार्ज का, SO4 2- का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गया। तो ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है इसमें अपन ने K से लिया तो K तो प्लस बनाएगा और Cl क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। अब क्या हो रहा है, इस वाले सॉल्यूशन में SO4 2- का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, माइनस चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये जो प्लस चार्ज है, सॉल्ट ब्रिज का प्लस चार्ज जो है वो इस में मूव करेगा, किसके अंदर, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर मूव करेगा और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इस कॉटन प्लग से वो अंदर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर इस K+ के बीच में सपोज मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये K+ मैंने यहाँ लिख दिया और ये SO4 2- में यहाँ लिख देता हूँ, SO4 2-। तो इस SO4 2- और K+ के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब ये जो SO4 2- का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है ये उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ये K+ उसको भी क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। और इस तरीके से यहाँ पर Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, Zn2+ का। तो ये जो Cl- है ये इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर मूव करेगा और Cl- यहाँ आ जाएगा।
तो ये Cl माइनस इस Zn2+ के कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। उस तरीके से आपका सेल जो है वो काम करता रहेगा। तो सॉल्ट ब्रिज लगाना जरूरी है। काय के लिए जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। सेल सॉल्ट ब्रिज जो होता है इसका कार्य पूछा जाता है कि ये क्या कार्य करता है, तो इसका काम आपको एक समझ में आ गया। एक तो ये परिपथ को कंप्लीट करने का काम कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को जोड़ने का काम कर रहा है, और दूसरा इन इलेक्ट्रोलाइट्स के जो विद्युत अपघट्य जो होते हैं इनमें इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है उसको बनाने का काम करता है। तो आपको ये सेल का मैकेनिज्म पूरा समझ में आया। Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर से गए और यहाँ पर गए। अब बात को एक और थोड़ा सा चीज़ समझनी जरूरी वो है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपका जो एनोड है इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और यहाँ से निकलते उधर जा रहे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, मतलब इस पर क्या गया, माइनस चार्ज आ गया। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है, Cu2+। तो ये सारा Cu2+ जो है इस कॉपर की छड़ पर आकर क्या होने वाला है, एडजॉर्ब होने वाला है। मतलब ये वाली जो आपकी जो इलेक्ट्रोड है ये आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कैथोड जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से नहीं पता चलता कि आपका एनोड कैथोड कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अभी मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आपका एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट सेल पढ़ते हैं तो वहाँ पर एनोड जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि एनोड है तो पक्का नेगेटिव है, ऐसा नहीं होता है। एनोड है मतलब पक्का वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये आपका नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है, और यहाँ पर Cu+ इस पर आकर एडजॉर्ब हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है आपका कैथोड। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, गैल्वेनिक सेल बन गया है, और यहाँ पर वोल्टमीटर लगा हुआ होता है। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव कर रहे हैं इधर से उधर, तो यहाँ पर जो है इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज आता है, उसी को अपन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो इसका मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका जो कैरी होता है, वो जो चलता है पॉजिटिव चार्ज, उसी को अपन करंट बोलते हैं। वोल्टेज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अभी मैं आपको हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। एनोड का रिएक्शन अपन ने लिख दिया यहाँ पर Zn, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कैथोड का रिएक्शन भी मैंने आपको लिखना बता दिया, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कॉपर बना रहा है। अब इन दोनों सेल को मिलाकर, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को अगर मिला दूं, एनोड की और कैथोड की, तो पूरे सेल की रिएक्शन आ जाती है। वो भी मैं आपको लिख के बताऊंगा। उससे पहले आप पूरा इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा आज इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, किस तरीके से ये सेल आपका काम कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको केमिकल सेल लिखना सिखा देता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। केमिकल रिएक्शन को लिखना देखते हैं। तो ये आपका एनोड का रिएक्शन हो गया है। इसी तरीके से कैथोड का रिएक्शन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैथोड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर होता है Cu2+ जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कॉपर बनाता है। ठीक है, ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये भी हाफ सेल रिएक्शन है। अब कंप्लीट सेल रिएक्शन को जब लिखना होता है तो दोनों रिएक्शंस को अपन प्लस कर देते हैं। दोनों रिएक्शंस को प्लस करने का तरीका अगर यहाँ नहीं समझ में आता तो मैं अलग से यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ, आपको यहाँ अलग से समझ में आ जाएगा। Zn ये क्या कर रहा है, ये Zn2+ बना रहा है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ हुआ है। इसी तरीके से जो Cu2+ होता है, यहाँ लिख देता हूँ ये वाली रिएक्शन, Cu2+ जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और Cu बना रहा है। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन को जब प्लस करते हैं तो प्लस जब भी रिएक्शन को किया जाता है आपको देखना है कि इस साइड जो है और इस साइड भी सेम चीज़ें तो वो कट जाता है। मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ अपन लिखेंगे। यहाँ क्या बचा हुआ है, Zn बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है Cu2+, और ये कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ प्लस Cu। तो ये आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया। इस सेल रिएक्शन को देखोगे तो Zn से Zn2+ बन रहा है, मतलब यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आता है। ठीक है, और ये Cu2+ से जब आपका Cu बन रहा है तब यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। एक ही सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। तब मैंने कहा किस टाइप का रिएक्शन जो होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। और मैंने कहा था जो सेल होता है उनके अंदर जो रिएक्शन होता है वो रेडॉक्स टाइप का होता है। तो ये आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया। अब सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूं। ये तो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख दिया, लेकिन आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो समझें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तरफ आपको लिखना है एनोड। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक तरफ आपको लिखना है, इस साइड आप एनोड लिखेंगे हमेशा और इस साइड आप लिखेंगे कैथोड। ठीक है, एनोड पर क्या हुआ है, एनोड जो है Zn जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है Zn2+ में, तो आपको ऐसा लिखना है।
फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, तो सॉल्ट ब्रिज के लिए अपन इस तरीके से लिखेंगे कि ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया। उसके बाद कैथोड में जो Cu2+ है उसका रिडक्शन हुआ है Cu में, ये हमेशा ऐसे लिखा जाता है। फिर एक और चीज़, जिंक जो है ये आपका सॉलिड है, Zn2+ है, आयन है, मतलब सीधी सी बात है कि ये एक्वस आपका वाटर सॉल्यूशंस के अंदर होगा, जलीय विलयन के अंदर होगा, तो Aq लिखा जाता है। ये चार्ज है, मतलब ये भी एक्वस होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये इस तरीके से आप सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका तरीका हुआ रिप्रेजेंट करने का। एक और चीज़ आप कर सकते हो, इसके नीचे आप लिखिए माइनस, ये आपका एनोड है, इस पर माइनस चार्ज है, और ये आपका कैथोड है, तो इसके नीचे आप ऐसे प्लस चार्ज बना दें, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है और एनोड आपका क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरीके से आप पूरा सेल जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेल का मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, सेल आपको कैसे बनाना है, हाफ सेल कैसे बनाना है, कंप्लीट सेल कैसे बनाना है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब एक और चीज़ जो समझना है कि जो अपन ने यहाँ पर डैनियल सेल बनाया, इसको डैनियल सेल बोलते हैं, इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका ये है। तो इसका एक मॉडर्न जो है मॉडल है जिसको बनाया जाता है अलग तरीके से, वो भी सीख लें कि इसको कैसे बनाया जाता है। जो मॉडर्न जो होता है वो कैसा होता है, मॉडर्न तरीके से इसको कैसे बनाया जाता है। सेम है, थ्योरी सेम है, किस तरीके से काम करेगा सारी चीज़ें सेम है, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखो ये कैसे बनता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक जिंक का अपन इलेक्ट्रोड लेते हैं, छड़ ले लिया अपन ने जिंक का, तो ये आपके पास जिंक का क्या हो गया, एक छड़ हो गया, ठीक है। इस जिंक की छड़ को एक गोल पात्र में रखा जाता है, ठीक है। एक कंटेनर अपन ने लिया, ये कंटेनर जो होता है ये पार्सेलिन का बना हुआ होता है और इसमें छिद्र होते हैं, ठीक है, सरंध्र बोल सकते हो आप, छिद्र वाला पार्सेलिन का बना हुआ होता है। तो यही यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का काम करता है, ठीक है। इसमें छिद्र होता है ताकि यहाँ जो मैं फिल करूँगा वो यहाँ से यहाँ तो नहीं जाएगा, लेकिन आयन का एक्सचेंज इनके बीच हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था। ये सॉल्ट ब्रिज की तरह काम करता है। और ये तो जिंक का ले लिया, एक और इलेक्ट्रोड अपना कॉपर का होता है, तो एक अपन कॉपर का चेम्बर लेते हैं, एक जो पात्र लेते हैं वो काय का लेते हैं, कॉपर का लेते हैं। तो ये एक पात्र अपन ने काय का ले लिया, कॉपर का ले लिया, ये आपका कॉपर का पात्र है, कॉपर का पात्र, ठीक है। और ये आपका जिंक रोड, जिंक छड़, ठीक है। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आपको जिंक के इलेक्ट्रोड का जब भी बनाना होता है तब आप इस पात्र के अंदर, यानी ये जो भी आपका चेंबर है इसके अंदर आप कौन सा सॉल्यूशन लेने वाले हो। तो सीधी सी बात है, ये जिंक की छड़ है तो यहाँ अंदर क्या भर देंगे अपन, ZnSO4, जो जैसा पहले अपन ने रख लिया था, तो ZnSO4 ले लिया। और ये बाहर जो कॉपर वाला पात्र है, इस वाले पात्र की अगर बात करें तो इसमें अपन क्या ले लेंगे, कॉपर सल्फेट, क्योंकि यहाँ ये जो पात्र काय का बना हुआ है कॉपर का, तो इसके अंदर अपन ने ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ से एक वायर निकालेंगे और एक इस इलेक्ट्रोड से, और यहाँ बीच में अपन क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर। तो ये इस तरीके से आपका ये सेल भी बन गया। इसको आप चाहें तो पूरा पैक भी कर सकते हैं। तो सेम है तरीका, थोड़ा सा इसको बनाने का तरीका चेंज हो गया। ये आपने जिंक का यहाँ पर छड़ ले लिया, पार्सेलिन का अपन ने पात्र ले लिया, इस पात्र में सरंध्र है, छिद्र है, मतलब यहाँ जो आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन का एक्सचेंज नहीं होगा। और पात्र अपन ने यहाँ बाहर कॉपर का ले लिया, तो एक इलेक्ट्रोड तो ये हो गया आपका कॉपर का, मतलब अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपका हो गया नेगेटिव, एनोड अपना नेगेटिव था। और ये आपका जो जिंक जो है ये किसकी तरह काम करेगा, ये आपका एनोड हो गया यहाँ पर, और ये आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। सेम है, उसमें इसमें कोई चेंज नहीं, रिएक्शन सेम होगा, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी सेल बना सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो समझा देता हूँ, फिर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में समझा दूंगा, उतना आपका हो जाए तो बहुत है। ये बेसिक चीज़ है। फिर उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें समझाऊंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे अपन पता करते हैं किसी भी सेल का, टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए नर्नस समीकरण है, वो सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात कहें तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अभी जस्ट मैंने कहा है कि जब भी अपन किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो वो मेटल जो होता है या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉन को लूज करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो टेंडेंसी होता है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है, यही लिखना है कि जब कि कोई मेटल जो होती है तो उसका नेचर होता है, जब उसको अब कैसे ही तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, जब किसी मेटल को उसके सॉल्ट में रखा जाता है
तो मेटल या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या मेटल के आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और मेटल का जो ये टेंडेंसी होता है इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नोट कर लेना, आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके आप इस डेफिनेशन को नोट कर लेना। तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। और सेकेंड जो होता है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन विभव। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या होता है उसको समझते हैं। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, या अपन कह सकते हैं कि जब भी कोई मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो उसका वहाँ जो पोटेंशियल, वहाँ जो विभव उत्पन्न होने वाला है उसको अपन कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। सीधी सी बात है। और जब कोई मेटल जो है उसका आयन जब उसको उसके सॉल्ट में रखा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तब वहाँ जो पोटेंशियल उत्पन्न होने वाला है, क्रिएट होने वाला है, उसी को अपन कहेंगे रिडक्शन विभव। तो ये तो आपको समझ में आता है, अभी अपन ने पढ़ लिया है तो सारी चीज़ डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। अब ये जो पोटेंशियल होता है ये इसको कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है प्रभावित करने वाले कारक की अगर मैं बात करूँ, प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक में जो पहला है वो है आपका मेटल का नेचर, धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति, अगर कोई मेटल ऐसी है जिसका रिडक्शन विभव जो है वो बहुत ज़्यादा है तो वो आसानी से उसका आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। और अगर ऐसी कोई मेटल है जिसका रिडक्शन विभव जो है वो बहुत कम है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो मेटल जो है जब भी उसको उसके सॉल्ट में रखोगे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो उसी के बेसिस पे जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। जिसका रिडक्शन विभव जितना ज़्यादा होगा, है ना, वो उतना ही आसानी से, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसका ऑक्सीडेशन विभव जो होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर सेकंड जो होता है वो अगर अपन बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ वो आपको इफेक्ट करती है। तीसरा होता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर को अपन समझेंगे नर्नस समीकरण से। अभी आगे एक फैक्टर हो रहा है उसको भी समझे कि जो आपका विलयन आपने बनाया है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिया है, तो विलयन में जो मेटल के आयन होते हैं, धातु आयन जो होते हैं, उनकी सांद्रता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धातु आयन की जो सांद्रता होती है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है इसको आप डायग्राम से समझेंगे। सपोज मान लो कि आपके पास ये एक चैम्बर लिया आपने, इसके अंदर आपके पास कोई एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सपोज मान लो कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, Zn का इलेक्ट्रोड है, और ये आपका सॉल्यूशन है। ये आप ले लिया ZnSO4, तो ये बनाएगा Zn2+ और SO4 2-, ठीक है। अब यदि इस विलयन के अंदर Zn2+ की सांद्रता बहुत ज़्यादा हो, आपको पता है कि यहाँ पर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये Zn जो है ये क्या करेगा, Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, मतलब Zn से Zn2+ बन रहा है। और यदि ऑलरेडी इस सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ की सांद्रता बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, जब आयन की सांद्रता अगर ज़्यादा है तो फिर यहाँ से आयन बनना क्या होगा, मुश्किल होगा। ले शातेली का नियम आपने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम में चलता है कोई भी प्रोसेस जो चलता है वो, तो यहाँ पर ऑलरेडी Zn2+ की सांद्रता ज़्यादा है, तो इस रोड के लिए, जिंक के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि Zn से फिर से और ज़्यादा Zn2+ बनाना, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ जो है वो उसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन जो हाई है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब कंसंट्रेशन, आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो प्रोसेस जो हो जाती है वो कम हो जाती है। मतलब सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन विभव जो होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी विलयन के अंदर आयन ज़्यादा है तो इसको और आयन बनाना मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में आयन बनता है। रिडक्शन में क्या होता है, आयन से मेटल बनती है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑलरेडी आयन होता है Cu2+, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये क्या बनाता है, Cu बनाता है। तो आप दोनों के लिए लिख सकते हो, यदि सॉल्यूशन के अंदर आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन विभव जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा आयन होंगे वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो ये इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीडेशन विभव जो है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये कम हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। कब, जब सॉल्यूशन के अंदर, जब विलयन के अंदर धातु आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ऑक्सीडेशन विभव कम हो जाता है, अपचयन विभव जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब मैं आपको सीरीज पढ़ा देता हूँ।
मैंने 11th में भी आप पढ़ाया है, जो मुझसे 11th पढ़े उनको पता होना चाहिए, मुझसे नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस बार आपके सिलेबस में भी है, जो चेंज किया उस सिलेबस में स्पेशल आपको दिया गया है कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ना है। ये क्या होती है उसको समझते हैं और उसको कैसे याद करना, उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो भी अपन सीख लेते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहले तो इसको याद करते हैं। इसको याद करने का क्या तरीका है, मैंने हिंदी में इसका एक रिद्म बनाया, उससे आप इसको याद रखना है। ले के बाला सर का नाम, ठीक है, मंगल, अब इससे दो चीज़ें बनने वाली हैं, ठीक है, जाकर फिर कूद नहीं सकते हे कुआं इधर पारा आज सोना फिर कभी, आज पैसा नहीं, सोना फिर कभी लेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप सीरीज़ को याद रख सकते हो। ये सीरीज़ ऐसे चल रहा है, अप टू डाउन चल रहा है ना, ये पूरा इसके नीचे ही है, ठीक है। थोड़ा सा जगह की कमी है तो आधा इधर लिखा है, आधा यहाँ लिख दिया, ये पूरा एक के नीचे एक चलता है। ये सबसे टॉप का है और ये सबसे नीचे का, ये आपको समझ के चलना। अब मैं इनसे सिंबल कैसे बनेंगे वो भी याद रख लें। ले से आपका बनेगा Li लिथियम बनेगा, के से आपका पोटेशियम बनेगा, बाला से आपका Ba बनेगा, सर से आपका स्ट्रोंशियम बनेगा, का से आपका बनेगा कैल्शियम और नाम से आपका बनेगा Na सोडियम। मंगल से दो चीज़ें बनेगी, एक तो आपका बनेगा Mg और अल से Al एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद जाकर से बनेगा आपका जिंक Zn, ठीक है। फिर से बनेगा आपका आयरन, कूद से बनेगा आपका Cd, ठीक है। नहीं से बनेगा निकल, सकते से बनेगा Sn यानी टीन आपका, फिर हाइड्रोजन, कुआ से बनेगा आपका कॉपर, इधर से बनेगा आयोडीन, पारा से बनेगा Hg, आज से बनेगा सिल्वर, सोने से बनेगा गोल्ड Au और फिर से बनेगा आपका फ्लोरीन। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है पहले वो समझ लें, फिर आपको इसको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी का मतलब ये हुआ कि जितनी भी मेटल होती हैं उन सबका इलेक्ट्रोड विभव जो है उसको बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। बढ़ते हुए क्रम से जमाने का मतलब ये हुआ कि अपन ने सबका इलेक्ट्रोड विभव निकाला। अब इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले अभी आप समझ लें। इलेक्ट्रोड का विभव निकाला है ना, वो कौन सा विभव निकाला, रिडक्शन विभव निकाला। रिडक्शन विभव अभी मैंने समझा दिया कि क्या होता है। तो वो निकाला सभी इलेक्ट्रोड का और उसको बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। मतलब इसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है और इसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोड विभव, रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन विभव, अपचयन विभव, अपचयन विभव इनका निकाला गया और उसके बेसिस पे इनको अरेंज करा गया। तो इसका अपचयन विभव सबसे कम आया और इसका अपचयन विभव सबसे ज़्यादा आया। और अभी जस्ट मैंने कहा था जिसका अपचयन विभव जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसका उतना ही आसानी से अपचयन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इस सीरीज़ में जो मेटल जितना नीचे आ रहा है वो उतना आसानी से क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज मान लो मैंने दो मेटल यहाँ पर लिया है, एक मैंने लिथियम ले लिया है और एक मैंने सोडियम ले लिया। अब मैंने आपसे कहा कि इन दोनों को मिलाकर आपको एक सेल बनाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी मैंने कहा इस सीरीज़ में जो जितना नीचे आएगा उसका उतना ही आसानी से क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिथियम तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो इसका रिडक्शन विभव तो सबसे कम होता है, मतलब इसका बहुत जल्दी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये ऊपर आ रहा है मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये नीचे आ रहा है मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इस सीरीज के बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। वो क्या है, एक चीज़ तो ये कि आपको ये पता चल जाएगा कि दो मेटल कोई भी दी हुई है तो आप ये देख लो इस सीरीज में जो ऊपर आ रही है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जो नीचे आ रही है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये जो लिथियम है इसके अगर विभव की अगर मैं बात करूं तो इसका माइनस में होता है, इसका जीरो होता है हाइड्रोजन का, इसका प्लस में होता है। वैल्यू आपको याद रखना है तो आप बुक का इस्तेमाल करें, एनसीईआरटी बुक में इन सबका वैल्यू दिया हुआ है। और एक और बात मैं बता दूं कि उसमें जो सीरीज़ दी हुई है वो पूरी यहाँ पर कंप्लीट नहीं आई है। जितना ज़रूरी है उसका मैंने रिद्म बना दिया है और आपको एक सीरीज़ बना के दे दिया ताकि आप इसका यूज़ कर सकें और आप
इसका बेनिफिट ले सके। पूरा आपको याद नहीं होना है, तो इतना आप याद रखें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोडिवोज होता है 0 होता है। इसके ऊपर जितनी भी मेटल आती हैं उनका आसानी से ऑक्सीडेशन होता है, इसके नीचे जो आती है उसका रिडक्शन होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाली 2 मेटल आपको दे दी जाए, सपोज मान लो मैं आपको एक और फिर से देता हूँ, एक मैंने जिंक ले लिया, ठीक है, और एक मैंने कॉपर ले लिया, सॉरी कैडमियम ले लिया, ये आपका कैडमियम है यहाँ पर, ठीक है। तो एक मैंने जिंक ले लिया, एक कैडमियम ले लिया। तो देखो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन ऑक्सीडेशन का काम करेगा, कौन रिडक्शन का काम करेगा, तो देखो जिंक तो ऊपर आ रहा है, कैडमियम जिंक के नीचे आ रहा है, ये सी के नीचे है, ठीक है। तो जिंक ऊपर आ रहा है मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, और कैडमियम नीचे आ रहा है मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप ये देखकर यहाँ से पता कर सकते हैं। इनका इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम होता है, जैसे जैसे अप टू डाउन जा रहे हैं वैसे वैसे इनका अपचयन विभव जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब जो इस सीरीज में जितना नीचे आता है उसका उतना ही आसानी से अपचयन होता है, तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलिए एक और इस सीरीज का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर जितनी भी मेटल आती है, हाइड्रोजन से ऊपर यहाँ पर जितनी भी मेटल आएगी वो सब एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, जैसे सपोज मान लो कि दिया हुआ है कि कैल्शियम जो है इसका रिएक्शन किसी भी HCl के साथ करवा दिया। सपोज मान लो एक आपने कोई भी एसिड ले लिया, HCl ले लिया, ठीक है, एक ले लिया कॉपर और इसका रिएक्शन भी HCl के साथ करवा दिया। तो कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी? तो देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है आपका कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है, बट कॉपर के साथ जब मैं HCl का रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। तो मैंने कहा इस सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है वो सारी मेटल जो होती हैं वो क्या करती हैं, आसानी से क्या कर सकती हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है। तो इस सीरीज का क्या क्या महत्व है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो ये पता चल गया कि एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, यहाँ से पता कर सकते हो जो हाइड्रोजन के ऊपर आने वाली है वो। फिर कौन किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन, ये पता चल गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी समझ लो कि यहाँ पर इस सीरीज में जैसे जैसे अप टू डाउन चलते हैं वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती जाती है। मतलब यहाँ पर जो ऊपर आ रही है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब देखो लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, जैसे जैसे अप टू डाउन जा रहे हैं वैसे वैसे जो मेटल की जो क्रियाशीलता है वो कम होती जाती है। याद रखेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, अधातु की क्रियाशीलता बढ़ती है। अधातु की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। अगर कोई अधातु है, जैसे मान लो मैं यहाँ बात करूँ तो ये आयोडीन अधातु है, फ्लोरीन की अगर बात करूँ तो आयोडीन ज़्यादा क्रियाशील है, फ्लोरीन कम क्रियाशील है। बस वही आपको समझना है। तो अधातुओं की क्रियाशीलता कम होती जाती है, मेटल की क्रियाशीलता क्या है, बढ़ रही है। मेटल यहाँ पर ज़्यादा क्रियाशील है, जितना ऊपर है उतनी ज़्यादा उसकी क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता भी आपको समझ में आएगी, जैसे ये एक रिएक्शन से समझते हैं। सपोज मान लो मैं यहाँ एक रिएक्शन लिख देता हूँ, जगह की कमी है यहाँ बीच में लिखता हूँ। मैंने जिंक का रिएक्शन करवाया FeCl2 के साथ, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। एक मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि जिंक का रिएक्शन मैंने FeCl2 के साथ करवाया, इसी को चेंज कर देता हूँ, Fe का रिएक्शन में ZnCl2 के साथ करवाऊंगा। तो कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा नहीं? तो एक चीज़ तो मैं समझा दूँ कि यहाँ जो रिएक्शन होता है ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि ये जिंक जो होता है या तो इस आयरन को रिप्लेस करेगा या ये आयरन इस जिंक को रिप्लेस करेगा। मतलब जिंक की जगह आयरन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करूँ तो आयरन की जगह कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके सॉल्ट में से क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। अगर इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है तभी ये इस आयरन को यहाँ से रिप्लेस कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो इस सीरीज में ऊपर आ रहा है वो ज़्यादा क्रियाशील है। तो देखो यहाँ पर जिंक ऊपर आ रहा है कि आयरन ऊपर आ रहा है। तो देखो इस सीरीज में अपन चलते हैं तो यहाँ आप देखोगे तो जिंक ऊपर आ रहा है, आयरन नीचे आ रहा है। जिंक पहले आ रहा है, मतलब जिंक की क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है। मतलब ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है कि जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा है, इसलिए जिंक जो है आयरन को रिप्लेस कर सकता है। मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो देख के बता सकते हो आप रिएक्शन को एग्जाम में। यहाँ पर आयरन की क्रियाशीलता क्या है, जिंक से कम है, तो ये आयरन इस जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, परंतु ये जिंक इस आयरन को रिप्लेस कर सकता है। तो ये कैसे पता चला, इससे पता चला जो यहाँ ऊपर आ रहा है उसकी क्रियाशीलता क्या है, ज़्यादा है। यहाँ जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा थी इसलिए इसने आयरन को रिप्लेस कर दिया, लेकिन आयरन की क्रियाशीलता तो कम थी इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये इस के आप बेनिफिट्स भी हैं और आपको ये भी समझ में आ जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो मेटल होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इनका रिडक्शन विभव जो होता है उनके बढ़ते हुए क्रम पे अगर एक सीरीज बनाई जाए तो उस सीरीज को कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी।
ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया है। मैंने आपको यहाँ पर सेल, अर्ध सेल समझा दिए हैं, सॉल्ट ब्रिज का काम समझा दिया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने आपको समझा दी है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो समझा दिया, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर भी मैंने आपको समझा दिए। बाकी की चीज़ें अपन कल पढ़ेंगे, तब तक आप NCERT की बुक उठाएं और उससे भी पढ़ाई करें।